जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है गंगा नदी का अफवाह तंत्र। और गंगा नदी के अफवाह तंत्र में हम दोस्तों हमने पिछली जो क्लास है उसमें चंबल नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, जो गंगा नदी का अफवाह तंत्र हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं गंगा नदी का अफवाह तंत्र। गंगा नदी का अपवाह तंत्र। अब गंगा नदी के अपवाह तंत्र में दोस्तों हमने जो पिछली क्लास देखी थी उसमें हमने चंबल नदी की चर्चा की थी। चंबल नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब चंबल नदी के बाद जो अगली नदी हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी दोस्तों वो रहेगी सोन नदी पर। और दूसरी नदी हम आज पढ़ने वाले हैं, सोन नदी के बाद आ जाएगी दोस्तों टोंस नदी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम दो नदी की बात करने वाले हैं, एक तो आ जाएगी सोन नदी और दूसरी आ जाएगी टोंस नदी। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, चंबल नदी हम पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो सोन नदी पर रहेगी और दूसरी रहेगी टोंस नदी। तो देखते हैं दोस्तों, सोन नदी के बारे में हम डिटेल से देखते हैं क्या क्या किस प्रकार निकलती है, कौन से जिले में बहती है, जिले के बाद कौन से राज्य में बहती है, उसके बाद कहाँ पर मिलती है। और इस प्रकार इन सब बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सोन नदी की बात करते हैं हम। सबसे पहले सोन नदी दोस्तों देख लेते हैं। सोन नदी, सोन नदी आ जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है सोन नदी। सोन नदी दोस्तों, हम सोन नदी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हमने सबसे पहले हमने जो पिछले वीडियो में ही दोस्तों हमने बताया था कि नदियों को किस प्रकार से पढ़ना है। दोस्तों हमें नदियों की कुल 5 प्रकार से उनकी विशेषताएं पता होना चाहिए, जो सभी नदियों में पता होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहली जो विशेषता रहेगी इसकी आ जाएगी, सबसे पहले इसके उपनाम पता होना चाहिए। उपनाम के बाद इसका उद्गम पता होना चाहिए। उद्गम के बाद दोस्तों अवशान पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर समाप्त हो रही है। अवशान के बाद इसका अपवाह क्षेत्र पता होना चाहिए। इसकी सहायक नदियों के बारे में पता होना चाहिए। और जो अगला आ जाएगा अन्य तथ्य रहेगा। तो इन दोस्तों हम कुल 6 बिंदुओं पर जो है किसी भी नदी को डिस्कस करते हैं। कुल कितने 6 बिंदुओं पर किसी भी नदी को पढ़ेंगे। देखते हो, सबसे पहला जो इसका रहेगा, सबसे पहला जो पॉइंट है याद रहेगा दोस्तों, आपको उपनाम पता होना चाहिए। किसी भी नदी की बात करें तो उपनाम पता होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ किसको पढ़ रहे हैं, सोन। तो सोन का उपनाम देखेंगे। उपनाम के बाद इसका उद्गम देखेंगे दोस्तों कि इनका उद्गम कहाँ से है, सोन नदी। इसके बाद उपनाम हो जाएगा। उपनाम के बाद उद्गम। उद्गम मतलब दोस्तों ये कहाँ से निकलती है। उद्गम के बाद इसका अवशान कहाँ पर समाप्त होती है ये। अवशान के बाद अगला जो टॉपिक रहेगा इसका अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र कौन कौन से, मतलब अपवाह क्षेत्र मतलब कौन कौन से जिले में, कौन कौन से राज्य में प्रवाहित होती है। अपवाह क्षेत्र के बाद जो अगला जो पॉइंट रहेगा सहायक नदियों का रहेगा कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों सोन नदी का उपनाम देख लेते हैं। अब दोस्तों जब इनकी विशेषता देख लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर मानचित्र में भी इसको बताएंगे। मानचित्र में दर्शाकर बताएंगे किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। तो उपनाम की अगर बात की जाए तो उपनाम क्या है इसका, तो उपनाम में याद रखना है दोस्तों स्वर्ण नदी। स्वर्ण भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं सुवर्ण भी बोलते हैं, सुवर्णवती, ये भी आ जाएगा। उसके बाद जो अगला नाम याद रखना है स्वर्ण, सुवर्णवती आ जाएगा। और उसके बाद याद रखना है दोस्तों, एक नाम याद रखना है सुभागदी। सुभागदी जो है दोस्तों, इसको कहा रामायण में बोला गया है। ये याद रखना है कि रामायण में जो सोन नदी का कौन से नाम से बोला जाता है, तो सुभागदी। स्वर्ण आ जाएगा, स्वर्णवती और सुभागदी, ये 3 नाम याद रखना है दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम उद्गम। अगर उद्गम की बात की जाए दोस्तों, सबसे पहले पहाड़ी याद रखेंगे। अमरकंटक की पहाड़ी याद रखना है। अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा, अनूपपुर जिला आ जाएगा। अगर जिले के बाद आपसे दोस्तों राज्य पूछा जाता है तो कौन सा, मध्य प्रदेश आ जाएगा। तो ये आ जाएगी सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ी, अनूपपुर और मध्य प्रदेश। दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अमरकंटक की पहाड़ी से कुल 3 नदियां निकलती है। पहली नदी तो सोन नदी आ जाएगी। दूसरी नदी याद रखना है नर्मदा नदी। और तीसरी नदी याद रखना है जोहिला नदी। दूसरी नदी याद रखना है नर्मदा और तीसरी नदी याद रखना है जोहिला। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुल कितनी नदियां निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, 3 नदियां निकलती है। तो 3 में एक सोन नदी आ जाएगी, नर्मदा नदी आ जाएगी और जोहिला नदी। जोहिला नदी जो है दोस्तों, ये सोन नदी में आगे चलकर मिल जाती है। तो ये जो सोन नदी की सहायक नदी है जोहिला नदी। तो अब यहाँ अवसान देखेंगे कि ये अवसान मतलब इसके समाप्ति कहाँ पर हो रही है। अवसान का मतलब क्या होता है, समाप्ति। कहाँ पर समाप्त हो रही है, समाप्ति।
तो देखेंगे यहाँ पर, इसमें आगे देखेंगे सबसे पहले तो याद रखना है दोस्तों कौन सी नदी में जाके मिलती है, तो गंगा नदी में मिलती है। कौन से स्थान पर मिलती है, तो पटना आ जाएगा, पटना में जाकर। और कौन सा राज्य है, तो बिहार आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बने हैं उसका आंसर यहाँ कर सकते हैं। आपसे नदी पूछते हैं तो गंगा नदी, अगर स्थान पूछते हो तो पटना या बिहार आ जाएगा, राज्य पूछा तो बिहार आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं, इसका अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र में क्या कौन कौन से राज्य से बहती है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश से ही निकल रही है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होकर जाती है इसकी चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश के दोस्तों सबसे पहले तो अनूपपुर से निकल रही, तो एक तो अनूपपुर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे याद रखना है, अनूपपुर आ जाएगा। अनूपपुर के बाद दोस्तों याद रखना है आपको, अनूपपुर के बाद याद रखना है यहाँ पर शहडोल याद रखेंगे। शहडोल के बाद दोस्तों ये कहाँ पर, सीधी में जा रही है। सीधी के बाद दोस्तों रीवा, और रीवा के बाद आ जाएगा सिंगरौली, और सिंगरौली के बाद दोस्तों ये कहाँ पर चले जा रही है, प्लस चले जाएगी ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों ये कहाँ पर जा रही है, बिहार। उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ पर, बिहार में। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, सीधी, रीवा, सिंगरौली उत्तर प्रदेश और बिहार में चले जाएगी। अब आगे इसकी सहायक नदी याद रखना है दोस्तों। सबसे पहली जो सहायक नदी इसकी तो आपको याद रखना है, जोहिला याद रखेंगे आप। जोहिला कहाँ से निकलती है दोस्तों, जोहिला अमरकंटक की पहाड़ी से। कुल कितनी नदियां निकलती है, 3 नदियां, एक तो जोहिला, सोन और नर्मदा आ जाएगा। अब जोहिला के बाद आगे याद रखना है दोस्तों आपको, रिहंद नदी छत्तीसगढ़ से निकलती हुई आती है। रिहंद के बाद केवई नदी, ये 3 नदी आप याद रख सकते हो दोस्तों इसकी सहायक नदी में। तो ये जो 5 पॉइंट है दोस्तों, किसी भी नदी को पढ़ेंगे हमको ये 5 पॉइंट के साथ ही पढ़ना है। पहला उपनाम, उद्गम, अवसान और अपवाह क्षेत्र और सहायक नदियां आ जाएगी। अब इसके बाद जो हमारा अगला 6वां पॉइंट होता है वो कौन सा रहता है, अन्य तथ्य रहता है। तो हम देख लेंगे कि अन्य तथ्य में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। तो अन्य तथ्य के लिए हम दोस्तों इसको मिटाना पड़ेगा, ये अन्य तथ्य हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे आगे अन्य तथ्य। तो अन्य तथ्य की बात करते हैं, कौन कौन से आ जाएंगे अन्य तथ्य में। अब अन्य तथ्य को लेकर देखते हैं दोस्तों, जो अन्य तथ्य में आ जाएगा, अन्य तथ्य मतलब अन्य कौन कौन सी और विशेषता बनती है इसके। तो अन्य तथ्य में सबसे पहला पॉइंट याद रखना है दोस्तों, इसकी लंबाई याद रख सकते हो आप। लंबाई जो है इसकी लगभग 780 किलोमीटर है। तो दोस्तों जो चंबल नदी थी उसकी कुल लंबाई थी कितनी, 965 किलोमीटर, इसकी 780 किलोमीटर है दोस्तों। ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अब इसके बाद अगला जो याद रखेंगे आप, लंबाई के बाद 780 किलोमीटर है लगभग। अब इसके बाद आगे याद रखना है दोस्तों, इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा, सॉरी बुंदेलखंड नहीं दोस्तों, बघेलखंड आ जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, बघेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। बघेलखंड की जीवन रेखा आ जाएगा। बघेलखंड की जीवन रेखा के बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट याद रखना है आपको, लंबाई 780 किलोमीटर, बघेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला पॉइंट आ जाएगा दोस्तों इसमें सोन घड़ियाल, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों, कहाँ पर, सीधी में। अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि कहाँ पर आ जाएगा, सीधी जिले में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक याद रखना है, इसमें जो है सोन नदी में दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। दुर्लभ प्रजाति के जो है कछुए कहाँ पर मिलते हैं, तो ये सोन नदी में मिलते हैं दोस्तों। सोन नदी में सोना भी निकाला जाता है दोस्तों। सोन नदी में सोने की भी प्राप्ति होती है। तो ये याद रखना है, लंबाई 780, बघेलखंड की जीवन रेखा, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य आ जाएगा और दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से जो है हमने सोन नदी की विशेषताएं देखी। अब दोस्तों हम सोन नदी के बाद बात करने वाले हैं टोंस नदी की। तो दोस्तों आपको सोन नदी से इतनी विशेषताओं को याद रखना है। तो सबसे पहले हमने इसका क्या देखा था, उपनाम देखा, उपनाम के बाद उद्गम देखा, उद्गम के बाद अवसान देखा, और अवसान के बाद दोस्तों हम देख रहे हैं अपवाह क्षेत्र देखा, और उसके बाद सहायक नदी और अन्य तथ्य देखे। अब दोस्तों हम इसको मानचित्र में बना लेते हैं। मानचित्र में किस प्रकार से ये प्रोवाइड होती है इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मानचित्र में देखते हैं दोस्तों हम किस प्रकार से जो जा रही है। तो दोस्तों हम पूरा भारत का मानचित्र, और भारत के मानचित्र में ही किसका मानचित्र बनाएंगे, मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा भारत का मानचित्र जो है, ये इस प्रकार से ये हो गया हमारा भारत का। ये दोस्तों भारत का, और इसमें मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो ये यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, भारत के बीचों बीच में स्थित है हमारा मध्य प्रदेश। तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश जो है इस प्रकार से बीचों बीच में स्थित है। अब जो है यहाँ पर दोस्तों इसके पूर्वी भाग में,
जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी है, अमरकंटक आ जाएगी। और अमरकंटक की जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों, यहाँ से निकलते हुए यहाँ से अनूपपुर, अनूपपुर के बाद शहडोल, शहडोल के बाद सीधी, और सीधी के बाद रीवा और सिंगरौली से होते हुए दोस्तों इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है गंगा नदी में बिहार जाती है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है दोस्तों। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती हुई आती है, हम इसकी कल चर्चा कर चुके हैं गंगा नदी की। तो यहाँ पर जो है ये पटना में आकर मिल जाती है, और पटना कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका अपवाह क्षेत्र है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका एक सिंगल लाइन के माध्यम से हम समझ लेते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का जो है पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है, इसका नाम है दोस्तों अमरकंटक। अमरकंटक हो जाएगा, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है और ये अमरकंटक है। और कौन से जिले में है, ये अनूपपुर जिले में है। अब इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, चंबल नदी पर एक बांध, और सॉरी सोन नदी पर एक बांध भी याद रखना है आपको। कौन सा बांध, जो अभी लिखवाया नहीं था दोस्तों, और लिख लेंगे। अन्य तथ्य में एक बांध याद रखना है, कौन सा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बांध है ये। बांध की अगर चर्चा की जाए तो सोन नदी पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बांध है, बांध आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, बाणसागर बांध याद रखना है आपको, बाणसागर बांध, ये नोट कर लेना दोस्तों। इसमें बाणसागर बांध जो कि कहाँ पर स्थित है, शहडोल में स्थित है, शहडोल। तो हम आगे यहाँ पे बाणसागर बांध कहाँ पर है, शहडोल में। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से अनूपपुर से निकलती हुई दोस्तों ये आगे जाएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से दोस्तों ये कहाँ पर, ये गंगा नदी में आके मिल जाएगी। ये कौन सी नदी है, हमारी गंगा नदी है, और यहाँ पर है पटना आ जाएगा, और पटना कहाँ पर है, बिहार में है। आप देखते हैं दोस्तों इस पे कौन कौन सी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको एक याद रखना है दोस्तों, इसकी जोहिला नदी याद रखेंगे आप, ये भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। तो एक सहायक नदी में जोहिला नदी याद रखना है। अब दोस्तों ये यहाँ से अनूपपुर, अनूपपुर के बाद दोस्तों ये कहाँ पर जा रही है, शहडोल में जाएगी। शहडोल के बाद दोस्तों ये यहाँ पे चले जाएगी सीधी में, सीधी के बाद दोस्तों ये कहाँ, रीवा में जा रही है, और रीवा के बाद ये कहाँ, सिंगरौली में जाएगी। और सिंगरौली के बाद दोस्तों कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगी, और उत्तर प्रदेश के बाद में ये कहाँ पर जा रही है, बिहार में जा रही है। तो इस प्रकार से इसका अपवाह क्षेत्र। और शहडोल में इस पर एक बांध बना हुआ है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बांध, एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बाणसागर बांध, बाणसागर बांध, बाणसागर बांध। दोस्तों हम बांध की चर्चा अलग से पढ़ेंगे, एक टॉपिक हमारा जो है मध्य प्रदेश की नदियों पर बनने वाला बांध, एक अलग से ही टॉपिक रहेगा जिसमें हम संपूर्ण बांध की चर्चा करेंगे। अभी भी यहाँ देख लेते हैं दोस्तों की जो सोन नदी पर है कौन सा, बाणसागर बांध बना हुआ है। अब दोस्तों इसकी बात करते तो ये कहाँ पर है, शहडोल जिले में है, ये भी याद रखना है, जिला अगर देखा जाए तो शहडोल। अब इसकी अगर दोस्तों इसकी चर्चा की जाए तो दोस्तों ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है, यूपी, एमपी और बिहार, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है बाणसागर बांध। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि बाणसागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो सोन नदी पर है। कौन से जिले में बना है, तो कौन से, शहडोल जिले में। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से। इसका अवसान कहाँ पर है, तो गंगा नदी में आ जाएगा। कौन से राज्य में है, तो पटना आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसकी संपूर्ण जानकारी की चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अब हम आगे बात करने वाले थे दोस्तों, अगली जो नदी रहेगी हमारी टोंस नदी। तो देख लेते हैं दोस्तों, आज हम टोंस नदी के बारे में देख लेते हैं। अब टोंस नदी हो जाएगी, तो टोंस नदी की विशेषता देखेंगे दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं टोंस नदी के बारे में। तो टोंस नदी की अगर बात की जाए दोस्तों तो लिख लेते हैं टोंस नदी, टोंस नदी, टोंस नदी आ जाएगा दोस्तों। हम पिछले जो हमने पिछली नदियां पढ़ी उसमें भी हम दोस्तों चर्चा कर चुके हैं कि हमको किसी भी नदी को पढ़ने के लिए उसकी 6 प्रकार की विशेषताएं पता होना चाहिए, जिसमें 5 जो पॉइंट है वो मुख्य रूप से याद होना चाहिए दोस्तों किसी भी नदी के। उसके बाद 6वां पॉइंट में अन्य तथ्य की बात करते हैं। तो जो पहला जो पॉइंट रहेगा किसी भी नदी का, हमें क्या पता होना चाहिए, उपनाम पता होना चाहिए। उपनाम के बाद इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है इसकी जानकारी होना चाहिए। उद्गम के बाद अवशान पता होना चाहिए। अवशान के बाद इसके सहायक नदी पता होना चाहिए। अपवाह क्षेत्र देखेंगे पहले, अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र के बाद में इसकी सहायक नदी की बात करेंगे, सहायक नदी। और सहायक नदी के बाद दोस्तों अगला हम बात करने वाले हैं अन्य तथ्य की, कि इसमें कौन कौन से अन्य तथ्य आते रहे हैं।
तो अन्य तथ्य देखेंगे। अब देख लेते हैं सबसे पहले उपनाम क्या है, उपनाम के बाद उद्गम क्या है, उद्गम के बाद यहाँ पे अवशान देखेंगे, अवशान के बाद अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र के बाद सहायक नदी की चर्चा करेंगे और अन्य तथ्य देखेंगे। दोस्तों जो नदी हम यहाँ जितनी भी विशेषता देख रहे हैं इसके बाहर से दोस्तों नदियों से क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। हम दोस्तों बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। तो देखते हैं टोंस नदी की। टोंस नदी में उपनाम अगर देखा जाए सबसे पहले तो उपनाम, उपनाम में याद रखना है आपको इसका दोस्तों तमसा, तमसा याद रखना है दोस्तों, इसको तमसा या तावन भी कहा जाता है दोस्तों, तावन। तो तमसा याद रखना है, एक तो तमसा रखेंगे, तावन आ जाएगा टोंस नदी का। इसका उद्गम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये उद्गम जो है, उद्गम कहाँ से है, तो उद्गम में आ जाएगा दोस्तों भांडेर आ जाएगा, भांडेर श्रेणी, भांडेर श्रेणी भी आ जाएगा दोस्तों, भांडेर श्रेणी। और उसके बाद भांडेर श्रेणी जो है कौन सी इसमें आ जाएगी, विंध्याचल श्रेणी आ जाएगी, ये भी याद रख सकते हो आप, विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। और जिला आपसे पूछा जाए तो ये आ जाएगा दोस्तों सतना आ जाएगा। तो जिला भी याद रखना है, कौन से जिले से निकलती है, सतना। अगर आपसे इन दो श्रेणी में से किसी का भी नाम रहा है, या विंध्याचल भी पूछ सकते हैं या तो भांडेर श्रेणी भी। विंध्याचल श्रेणी का ही हिस्सा है दोस्तों भांडेर, पारसनाथ, बुंदेलखंड, सब ये विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। तो सतना जिला अगर पूछा जाए तो सतना आ जाएगा। अवसान कहाँ पर होता है दोस्तों, तो इसका अवसान याद रखना है आपको। ये भी नदी दोस्तों डायरेक्ट गंगा में जाकर मिलती है, तो अवसान याद रखना है इसका, कहाँ पर कौन सी नदी में जाके मिलेगी, तो गंगा नदी। और आपसे अगर पूछा जाए तो गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है दोस्तों, तो गंगा नदी में ये मिलती है प्रयागराज के पास, प्रयागराज में दोस्तों। प्रयागराज के बाद जो आगे प्रयागराज है, प्रयागराज कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। तो प्रयागराज हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे, इसका मानचित्र बनाकर भी बताएंगे दोस्तों किस प्रकार से इसका प्रवाह क्षेत्र है, मानचित्र के आधार पर भी देखेंगे। अब आगे हम गंगा नदी का हो जाएगा। इसके बाद अपवाह क्षेत्र, तो इसमें राज्य याद रखना है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में याद रखना है आपको सतना याद रखेंगे, सतना के बाद दोस्तों प्लस रीवा याद रखना है, दो जिले याद रखना है, सतना और सतना के बाद रीवा हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जा रही है दोस्तों, दो ही राज्य में जाती है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, प्रयागराज के पास, प्रयागराज में जाकर कहाँ, गंगा नदी में मिल जा रही है। इसकी सहायक नदी में दोस्तों याद रखना है आपको, एक याद रखना है इंपॉर्टेंट में आ जाएगा बीहड़ नदी याद रखना है, बीहड़ नदी। बीहड़ नदी के बाद दोस्तों याद रखना है बिछिया नदी, बिछिया नदी के बाद याद रखना है महाना नदी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये तीन नदियों के नाम याद रख सकते हैं। बीहड़ नदी की दोस्तों एक इंपॉर्टेंट विशेषता बनती है कि बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात है, और बिछिया नदी की एक इंपॉर्टेंट विशेषता ये बनती है कि रीवा जो शहर है वो कौन सी, बिछिया नदी के तट पर है। दोस्तों हम जलप्रपात का भी अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, जब नदियां कंप्लीट हो जाएंगी तो जलप्रपात की बात करेंगे, और अलग से हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं नदी के तट पर स्थित शहर की भी बात करेंगे। दोस्तों अभी यहाँ भी लिखेंगे, जो भी नदी पर आएगा हम उसकी चर्चा यहाँ भी करेंगे, चाहे बांध हो चाहे जलप्रपात हो, और आगे अलग से भी पढ़ेंगे दोस्तों हम जलप्रपात के बारे में, और उसके बाद कौन सी नदी के तट पर कौन से शहर है, और अलग से हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के बांध भी अलग से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे भी दोस्तों अगर आता है तो यहाँ पर भी लिखेंगे। तो सहायक नदी में आ जाएगा बीहड़, बिछिया व महान नदी आ जाएगी। बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात, और बिछिया के तट पर कौन सा, रीवा शहर स्थित है। अब अन्य में इसकी लंबाई दोस्तों अपने को याद नहीं रखना है, इसकी लंबाई जो लगभग 320 किलोमीटर के समथिंग बहती है दोस्तों। इसकी टोंस नदी की लंबाई बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। लंबाई के बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो इस पे बनने वाला जलप्रपात देख लेते हैं। इस पर जलप्रपात कौन सा बनता है, जलप्रपात, इस पर अगर जलप्रपात की अगर बात करें दोस्तों तो पूर्वा जलप्रपात बनता है, पूर्वा जलप्रपात याद रखना है। पूर्वा जलप्रपात कौन सी नदी पर बनता है दोस्तों, जो पूर्वा जलप्रपात है वो बनता है कौन सी, टोंस नदी पर। अब बांध की अगर बात करें जाए दोस्तों तो इस पे कोई भी प्रमुख बांध स्थित नहीं है, टोंस नदी पर कोई भी प्रमुख बांध स्थित नहीं है। तो दोस्तों अन्य तथ्य में हमें जलप्रपात पर याद रखना है, इसमें बाकी और भी कोई अन्य तथ्य इससे इम्पोर्टेंट कोई तथ्य उतने नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये टोंस नदी की हमने बात की दोस्तों। अब हम इसको मानचित्र पर बना के देख लेते हैं कि किस प्रकार से मानचित्र में समझते हैं इसको, किस प्रकार से गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो अब मानचित्र में देखेंगे सबसे पहले, मानचित्र में अगर देखा जाए दोस्तों तो इस प्रकार से हमारा जो ये हमारा भारत का मानचित्र है, हम देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से मानचित्र में। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है ये है हमारा मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश में अगर यहाँ से जो सतना जिला यहाँ पर स्थित है, और यहाँ से दोस्तों ये इस प्रकार से निकलते हुए रीवा, और रीवा से होते हुए यहाँ पर जो है कहाँ पे आकर मिल जाएगी, गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यहाँ कहाँ पर, प्रयागराज में, प्रयागराज, प्रयागराज आ जाएगा दोस्तों। प्रयागराज में ही एक और नदी आकर मिलती है जिसको क्या है, जो यमुना नदी है, यमुना नदी। तो यमुना नदी दोस्तों थोड़े से ऊपर साइड में मिलती है यमुना नदी, और उसके बाद जो प्रयागराज में ही यमुना नदी भी आकर मिलती है, और उसके जो नीचे साइड है थोड़ी ही दूर पर जो है टोंस नदी आकर मिलती है प्रयागराज में ही, उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति रहेगी। कहाँ से, सतना से निकलती है, सतना में आ जाएगा दोस्तों। सतना में इसका उद्गम है, भांडेर श्रेणी आ जाएगा, विंध्याचल श्रेणी। अगर आपको कुंड भी लिखना है तो तमसा कुंड, तमसा कुंड भी लिख सकते हैं दोस्तों। तमसा कुंड से निकलती है, और कौन से जिले से, सतना से। अब इसके बाद ये जो है यहाँ से सतना से निकलते हुए यहाँ पर रीवा में जाएगी, रीवा है, रीवा के बाद दोस्तों आगे जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, और उत्तर प्रदेश के बाद गंगा नदी में आकर प्रयागराज में आकर मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज जो है 2 नदियों की बात की है। कौन कौन से, इसमें सोन नदी की चर्चा की, सोन नदी के बाद हमने बात की है दोस्तों टोंस नदी की। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने 2 नदियों को कंप्लीट किया। दोस्तों जो आगे की क्लास रहेगी उसमें हम और 2 से 3 नदियों की चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए और